गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यस्टरडे वर्क इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो उसके बाद बेटा हमने कल क्या किया था, हमने स्ट्रक्चर बेस क्लासीफाई किया था प्रोटीन्स को। दो तरह के किए थे, ग्लोबुलर और एक फाइब्रस प्रोटीन्स। तो आज भी हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर के बेस ही प्रोटीन्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार तरह की स्ट्रक्चर आएगी। एक तो आएगी प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी आएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरी आएगी टर्शरी स्ट्रक्चर और चौथी आएगी क्वाटरनरी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरली बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, कि ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं, मतलब प्राइमरी कैसे बनेगी, सेकेंडरी कैसे बनेगी और टर्शरी और क्वाटरनरी कैसे बनेगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा फोल्डिंग का डिफरेंस। किसका रहेगा? फोल्डिंग का। समझो ध्यान से एक बार, उसके बाद में जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में आपके पास सपोज ऐसे सिंगल थ्रेड है। क्या है? ऐसे सिंगल, जैसे आपके हेयर होते हैं बेटा, सिंगल हैं तो उसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी बोल देंगे। ठीक है, हमने उन दोनों को थोड़ा सा क्या कर दिया, हमने उनको फोल्ड कर दिया। फोल्ड किस तरह से? इस तरह से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर इसी सेकेंडरी को मैंने और ज़्यादा फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया? और ज़्यादा फोल्ड कर दिया, या आप इसको बोल सकते हो, समझो पहले फिर मैं आपको चेन की टर्म में समझाऊंगा। इसको मैंने और ज़्यादा फोल्ड कर दिया ऐसे, तो ये क्या बन गई मेरे पास? टर्शरी बन गई। क्या बन गई? टर्शरी। और इसी टर्शरी को मैंने क्या किया, और ज़्यादा फोल्डिंग इसके अंदर कर दी। क्या कर दी? और ज़्यादा फोल्डिंग, कुछ इस तरह की फोल्डिंग मैंने कर दी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? क्वाटरनरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझो बेटा कि डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस इज सिंपली ऑफ फोल्डिंग। फोल्डिंग का यहाँ पे डिफरेंस है, एक सिंगल थ्रेड आपके पास है, एक सिंगल लाइन आपके पास है। ठीक है, लाइक दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, आपने इसको सिंगली रखा, फोल्डिंग नहीं की, तो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी आपने उसकी थोड़ी सी फोल्डिंग कर दी, फोल्डिंग होगी उसकी, ठीक है, तो क्या बन गया? आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। उसकी और ज़्यादा फोल्डिंग आपने कर दी, तो इस तरह से और ज़्यादा कर ली वो हो जाएगी, इसको क्या बोल देंगे? टर्शरी बोल देंगे। और टर्शरी के भी आगे आपने क्या कर दी? और ज़्यादा फोल्डिंग, तो दैट इज मेक्स ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या सिंपल सी बात यह है कि आपके पास सपोज एक बालों का गुच्छा है, ठीक है, उलझे हुए बाल हैं, तो दैट इज़ योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दैट इज़ योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपने थोड़ा सा उसको खोल दिया, दैट इट मेक्स ए टर्शरी स्ट्रक्चर। आपने उसको और ज़्यादा खोल दिया, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और बिल्कुल ही अलग आपने कर दिया, तो दैट मेक्स ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जिसको ये क्लियर है वो आगे इसके डेफिनेशन के थ्रू भी इसको क्लियर बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो आगे जाता हूँ कि आपकी बुक में क्या लिखा था। तो प्राइमरी में आपके पास क्या हो सकता है? प्राइमरी में क्या होता है बेटा, आपके पास दो या दो से ज़्यादा, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास हो सकती है। जैसे कि चेन है, इसको मैं दिखाऊंगा तो इस तरह से दिखाऊंगा, कुछ इस तरह की एक दो चेन तीन चेन आपके पास हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, जो आपके दिस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन आपको पता है बेटा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? पेप्टाइड है, बहुत सारे पोलीस 100 से ज़्यादा इसके अंदर क्या है? पेप्टाइड, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और इस तरह के आपके पास एक या उससे ज़्यादा चेनेस हो सकती हैं। और इनके अंदर होगा क्या बेटा, जो आपके अमीनो एसिड, सपोज ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ये आपस में क्या होंगे? ऐसे बॉन्डेड होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो ये बनती है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वही आपके लिए सफिशिएंट है। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, इस तरह की फोल्डिंग आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की हो सकती है, यानी कि दो शेप सेकेंडरी में आएंगे आपके पास। मेनली क्या है? कर्लिंग रहेगी, यहाँ पे फोल्डिंग ज़्यादा रहेगी। तो दो तरह की आती है आपके पास, एक तो आती है अल्फा हेलिक्स और एक आती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, अल्फा हेलिक्स में आपके पास क्या होना है कि इस तरह की आपके पास चेन बनती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ओपन करके दिखाऊं मैं, तो क्या बनेगा आपके पास है? ठीक है, यानी कि खुद ही लगा लो बेटा, डबल चेन आपके पास बनेगी इस तरह से। और इनके बीच में जो आपके पास क्या है, मैं थोड़ा बढ़िया तरीके में तो बेटा इसको, ये सिंगल होगी बेटा, इसी को आपको डबल करना है। सपोज ये है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर भी अमीनो एसिड उसी तरह से क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे बेटा, सिर्फ फोल्डिंग का फर्क आ जाएगा। इसके अंदर भी ए है, देखो
यहाँ पे बी है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ए बी, ए बी। इसी तरह से आपके क्या रहेंगे, ए बी यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब फोल्डिंग इसके बीच में और क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा बेटा, आपको पता है यहाँ पे NH2 ग्रुप भी है, COH ग्रुप भी है और SH ग्रुप भी हो सकता है सिस्टीन की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो तरह की बॉन्डिंग हो सकती हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पे, चलो डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पे आपकी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और डाइसल्फाइड लिंकेज, और फोल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये है आपकी अल्फा हेलिक्स, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड में क्या है, बीटा प्लेटेड आपकी प्लेट्स की तरह होंगी, सपोज ये कुछ इस तरह, जैसे आपकी बुक होती है ना बेटा, बुक इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर होती है, और इसके बीच में अल्फ़ा ए बी, और इनके बीच में क्या रहेगी, ऐसे बॉन्डिंग रह सकती है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनेगी, आपकी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में क्या आपके पास ऐसे करली स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर बॉन्ड रहेंगे प्रेजेंट, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज भी रहेगी, यानी कि बहुत तरह के आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लाइक डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये क्या होती है आपकी, ये आपकी राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप इस तरह से कर्ल करते हो, दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड, अगर इस तरह से करते हो तो ये राइट हैंडेड। एक मिनट, आई थिंक मैंने उल्टा बना दिया बेटे यहाँ पे, हाँ जी। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड कैसे बनेगी बेटे, जब आप ऐसे लोगे, इस तरह से घुमाओगे तो लेफ्ट राइट हैंडेड है, और इस तरह से घुमाओगे तो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, आप इस तरह से बनाने की कोशिश करें इसको, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी। ठीक है, तो दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर। तो आपके पास क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसकी, अल्फा हेलिक्स की। क्लियर बेटा। तो ये आपकी कौन सी बनती है, राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स। और बुक वाले स्ट्रक्चर आपको पता लगे, मैं खोल कर दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ये चीज़ है आपके पास, दिस इज अ स्ट्रक्चर ए बी, मतलब अलग अलग तरह के आपके पास इनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। और क्या बनेंगे, देखो यहाँ से बुक लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बनते हैं, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी क्या, जितनी भी आपके पास पेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेच आउट है, किस लिए, नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, और साइड बाय साइड हेल्ड है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है जी, तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बीटा स्ट्रक्चर है। क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट आती है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बेटा, जब आपके पास ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगी बहुत सारी, तो क्या बनाएंगे आपके पास, टर्शरी स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगी, टर्शरी स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगी। कब, जब आपके पास बहुत सारी अल्फा और बीटा मिलेंगी आपस में, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के आपके पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर आपके पास जो फोल्डिंग है वो भी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर आपकी दो तरह की होती है। किस तरह की, तो होती है ग्लोबुलर और एक होती है फाइबरस। ठीक है, तो जो कल हमने पढ़ी बेटा वो किसका एग्जाम्पल थे, टर्शरी का, और टर्शरी का वो एग्जाम्पल थे ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर। तो बड़े आराम आराम से बेटा मैं आज बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा भी ना बोलना पड़े और आपको समझ भी जल्दी आ जाए। ठीक है, ठीक है, आपके पास कौन सी है, क्वाटरनरी है, सॉरी टर्शरी है। क्वाटरनरी में क्या होगा, क्वाटरनरी में क्या होगा, ऐसी ऐसी बहुत सी टर्शरी स्ट्रक्चर आपके पास आएंगी और वो आपस में क्या होगा कि मिक्स हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनता है, वहाँ से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। अब आपकी बुक में बेटा एक चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे क्या लिखा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। अब सब यूनिट्स का मतलब क्या है बेटा, देखो जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगी तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होनी है वहाँ पे, तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सब यूनिट। तो होगा क्या, बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी मिलेंगी उसके अंदर, यानी कि बहुत सी टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगी, तो हर एक टर्शरी को क्या बोल देंगे हम, सब यूनिट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सब यूनिट्स। और जो सब यूनिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डाइसल्फाइड लिंकेज से वो आपस में कनेक्ट होंगी, तो वो क्या बनाएंगे आपके पास, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आई होप इससे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है। तो दोबारा से देख ले बेटा, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, फोल्डिंग आपकी बिल्कुल कम होगी, मतलब स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर आपके पास होंगी, और वहाँ पे क्या होगा आपके पास 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ही सिर्फ प्रेजेंट होंगी, और उसके बीच में जो लिंकेज है वो ऐसे स्ट्रेट लिंकेज आपके पास प्रेजेंट होगी अमीनो एसिड्स की, उसको बोल देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में आपके पास ऐसी ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेंगे आपके पास,
चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो आप आपस में क्या कर लेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, फिर सल्फाइड लिंकेज कर लेती हैं। ठीक है, तो दो तरह की बनती हैं, वो अल्फा हेलिक्स बनेगी और बीटा प्लेटेड बनेगी। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, अल्फा हेलिक्स में कुछ इस तरह से वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर में, राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर में खुद को होल्ड कर लेंगे, और बीच में क्या रहेगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, तो इस तरह से बॉन्ड क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। बीटा प्लेटेड में क्या होगा, वो अपने आप को एक इस तरह से बुक की शेप में पैरेलली अपने आप को क्या कर लेंगे, ऐसे अरेंज कर लेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगी, इनके बीच में बॉन्डिंग रहेगी, तो आपके पास क्या बनेगी, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि पैरेलली और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब आपस में ऐसे खुद को पैरेलली ये अरेंज कर लेंगे। ठीक है, टर्शरी, टर्शरी में क्या होगा, जब आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगी, यानी कि फोल्डिंग और ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे। और फोल्डिंग कैसे हो रही है बेटा, फोल्डिंग होने का मतलब क्या है, फोल्डिंग मतलब आपकी इंटरलिंकेज हो रही है ज़्यादा, जो बॉन्डिंग है आपस में वो और ज़्यादा आपके पास हो रही है। ठीक है, तो दो तरह की थी, ग्लोबुलर और फाइब्रस, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और क्वाटरनरी में क्या होगा, क्वाटरनरी में बेटा क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या करेंगे, सब यूनिट्स का काम करेंगी, यानी कि आपने क्या किया, दो और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन को बना लिया, उनको आपस में ज्वाइन कर लिया, तो आपके पास क्या बनती है, एक सब यूनिट बन गई, क्या बन गई, एक सब यूनिट। वो सब यूनिट मिलकर क्या करेंगी, जब उस तरह की बहुत सारी सब यूनिट्स आपस में खुद को अरेंज कर लेंगी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो आपके पास क्या बनाएंगे, वो क्वाटरनरी सोल्ट स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। क्लियर, तो ये था बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन बेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। क्लियर, तो आपकी बुक में बेटा ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो आसानी से, और देखने के बाद आप उसको समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे मतलब क्या था मेरे समझाने का यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, दिस इज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या आता है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, अब इसमें करना क्या अपने को वो देख लेते हैं। हमें करनी है डी नेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन्स। तो डी नेचुरेशन की पॉइंट को हम समझते हैं बेटा। डी नेचुरेशन में कुछ नहीं होगा कि जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिया आपके पास, आपने क्या किया, उसको टर्शरी में चेंज कर दिया, उसको सेकेंडरी में चेंज कर दिया, उसको प्राइमरी चेंज कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब समझे इसका मतलब क्या है कि बेटा जो आपके पास एक प्रोटीन है, सपोज कोई भी प्रोटीन है, उसकी क्या होगी, एक 3D शेप होगी, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, उसकी क्या होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और हर एक प्रोटीन की अपनी खुद की क्या होती है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि हर एक प्रोटीन का अपना अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन भी बोल देते हैं, मतलब वो अपनी एक नेटिव प्रोटीन है, मतलब वो खुद की फॉर्म में है, जिस फॉर्म में वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन, जिसमें खुद एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो प्रोटीन मिलते हैं हमें, वो क्या होती है बेटा, उनकी एक 3D स्ट्रक्चर होती है और उनकी खुद की एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इसके अंदर कोई भी फिजिकल चेंज करते हैं या फिर केमिकल चेंज कर देते हैं, और फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि सपोज हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है, या दूसरा हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसकी केमिकल चेंज मतलब इसकी पीएच चेंज कर दी। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये प्रोटीन है ये अपनी नेटिव स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर थी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मेनली, तो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, वो सारी क्या हो जाएगी आपकी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, यानी कि जो उसकी नेटिव स्ट्रक्चर थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी डिस्टर्बेंस से क्या होगा बेटा, इसी डिस्टर्बेंस से क्या होगा, जो आपके ग्लोबल स्ट्रक्चर होती है, सपोज जो ग्लोबल स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, अनफोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनफोल्ड। इसी तरह से कर्लिंग हुई होती है ना उसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मेनली कर्लिंग स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, अनफोल्ड हो जाएगी। जो आपकी हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लाइक हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो क्या हो सकती है बेटा, वो आपकी कॉइल्ड होती है। क्या होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये क्या हो जाएगी, अनकॉइल्ड हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम डी नेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, डी नेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन। और यही मैंने आपको सिंपली ऊपर समझाया था कि 4 से 3 में आ गई बेटा। 4 से 3 में आने का मतलब क्या है कि फोल्डिंग कम होगी। अब 3 से 2 में जाने का मतलब क्या है बेटा, 3 से 2 मतलब फोल्डिंग और ज़्यादा कम होगी, यानी कि ग्लोबुलर था और यानी कि फोल्डिंग कम होगी यहाँ पे, और सेकेंडरी प्राइम मतलब फोल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
अब चेंज कहाँ कहाँ पे आएगा बेटा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंज आएगा, देखो सेकेंडरी है, टर्शरी है और क्वाटरनरी है। तो क्वाटरनरी से टर्शरी में आएगा, किस में आएगा, टर्शरी में। टर्शरी दो तरह का होता है, एक तो होता है ग्लोबुलर और एक होता है फाइब्रस। तो ग्लोबुलर से कहाँ पे आएगा, फाइब्रस में आ सकता है, क्योंकि ग्लोबुलर में क्या है, ऐसे फोल्डिंग है। यहाँ से किस में आ गया, अनफोल्डिंग में, क्या आ गया, अनफोल्डिंग में। इस तरह से होता है फाइबर आपका, मतलब इस तरह से चोटी होती है आपकी वैसे। सेकेंडरी में चेंज आता है यहाँ पे, किसमें, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होती है बेटा, एक तो अल्फा हेलिक्स होती है और एक बीटा प्लेटेड होती है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होती है, ऐसे कोइलिंग होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकोइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकोइल। और प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज वो तो पहले ही सिंपल स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। तो मेनली जो चेंज है डीनेचुरेशन की वजह से कहाँ कहाँ पे आता है, वो आता है टर्शरी में, और कहाँ पे आता है, सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या होगा, जो आपकी ग्लोबुलर होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अनफोल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्लोबुलर अनफोल्ड हो जाएगी। और जो आपकी सेकेंडरी का चेंज है, जो हेलिक्स है, वो क्या हो जाएगी आपकी, कोइल्ड से अनकोल्ड हो जाएगी। और इस वजह से इनका जो चेंज है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका बायोलॉजिकल जो इनकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो दोबारा से एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा इसको मैं, क्या कि जब आपने किसी भी प्रोटीन को उसकी नेटिव स्टेट के अंदर क्या किया, कोई भी फिजिकल चेंज किया, लाइक टेम्परेचर या फिर केमिकल चेंज, जैसे कि उसकी पीएच चेंज कर दी, तो जो उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि जो उसकी नेटिव स्टेट है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसी डिस्टर्बेंस से क्या होगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थी वो अनफोल्ड हो जाती है, और जो हेलिक्स स्ट्रक्चर थी वो आपकी अनकॉइल्ड हो जाती है। यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या आता है, यहाँ पे चेंज आता है। और लेकिन जो प्राइमरी है वो क्या रहती है आपकी, अनचेंज रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। और एक तरह से सिंपल वे में मैं आपको और बता देता हूँ बेटा कि होगा क्या, कि क्या होता है कि जब ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब आपको पता है, मैंने कल बताया था कि दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन की आप कंडीशन चेंज करोगे, ठीक है, उसको डीनेचुरेट करोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे होती है कोगुलेशन, क्या होती है, कोगुलेशन, ठीक है। अब ग्लोबुलर से किस में चेंज होना है, फाइब्रस में, तो क्या होगी, कोगुलेशन। और फाइब्रस आपको पता है कि फाइब्रस क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो मेन मेरा मकसद आपको भी समझाने का था यहाँ पे, और क्यों समझाना था बेटा, बिकॉज इसके ऊपर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे वो अभी डिस्कस करूँगा, आपको एग्जाम्पल फॉर्म में आपको बता दूंगा। तो मेनली हुआ क्या कि जब भी आप करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, कोगुलेशन। यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किस में चेंज होगा बेटा, फाइब्रस में चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी कोगुलेशन, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इट ऑल्सो गेट चेंजेस। कैसे, यहाँ पे ये सोल्यूबल था वाटर के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो यानी कि ग्लोबुलर से किस में आ गया, फाइब्रस में, वाया कोगुलेशन। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो ये यहाँ पे क्या था, सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपके कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट आपके पास कोगुलेशन ऑफ वाइट ऑफ एन एग ऑन बॉइलिंग, इसको सही लिख लेते हैं, इट इज़ अ बॉइलिंग। तो बेटा जब आप किसी भी एग को बॉईल करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर की जो फैट है वो सारी क्या हो जाएगी बेटा, कोगुलेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोगुलेट। और आपके सेंटर के, एग के सेंटर में जो बनता है दैट इज़ अ प्रोटीन बोलते हैं ना उसको, दिस इज प्रोटीन, ठीक है। तो वही चीज़ है आपकी, जब आप आपने क्या था आपके पास, एग था एक, आपने उसको हीट किया, उसके अंदर फिजिकल चेंज किया, टेम्परेचर उसका रेज किया आपने, तो वहाँ पे क्या होगा, जितना भी वहाँ पे सोल्यूबल प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही आपके पास एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल का। दूसरा आप बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसमें भी क्या होता है बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या होगा, क्योंकि इसके कारण होते हैं, आपकी दही जमती है जो, वो भी क्या है, मिल्क आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, कोगुलेशन होगी उसकी। और कोगुलेशन क्यों हुई है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बिकॉज वहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है, लैक्टिक एसिड, ठीक है जी।
कर्डलिंग होगी मिल्क की, ये किसके कारण है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कारण। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, आपने यहाँ पे क्या किया, केमिकल चेंज किया यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है। ठीक है, दूसरा आप तीसरा बोल सकते हो, जैसे चीज़ बनता है, चीज़, फॉर्मेशन ऑफ चीज़, आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ चीज़। इसमें आप क्या करते हो, आप लेमन जूस मिला देते हो या टार्टरिक एसिड मिलाते हो मिल्क के अंदर, तो क्या बनता है आपके पास, पनीर चीज़ बनता है। वो भी क्या है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क तो हुई है वहाँ पे, और क्यों हुई, हमने फिजिकल चेंज किया, सॉरी केमिकल चेंज किया। कौन सा केमिकल चेंज किया, हमने उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिला दिया, या फिर हम लेमन जूस मिला सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मिल्क जो आपका चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि जब भी आप डीनेचर करोगे तो आपके पास क्या होगी, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की। और जो चीज़ वो आपके पास क्या है, जो फैट था वो वाटर सोल्यूबल था, जैसे दूध के अंदर पनीर घुला हुआ था, दही घुली हुई थी पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे ही जो एग के अंदर वाइट पार्ट होता है वो भी क्या था बेटे, कोगुले, वहाँ पे सोल्यूबल था। लेकिन जैसे आपने डीनेचर किया, तो डीनेचर करने से क्या हुआ, वहाँ पे डीनेचर करने से बेटा जो सारा प्रोटीन था वो आपके पास इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गया, यानी कि वहाँ पे क्या होगी, कोगुलेशन। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि वाई डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर द एग बॉइलिंग द एग, कि जो वहाँ पे वाटर था वो कहाँ चला गया। तो इसी तरह से भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप, आई थिंक, आप प्रिपेयर हो। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डीनेचुरेशन। उसके बाद बेटा, उसके बाद समझे मेरे से, एंजाइम्स आते हैं आपके पास। एंजाइम्स आपके टॉपिक से हट चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस, जहाँ से अनदर क्वेश्चन बन सकता है कि नॉलेज भी हो कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन यूज़ होते हैं। तो फर्स्टली है हमारे पास स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। स्ट्रक्चरल्स मटेरियल्स मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है जी, जैसे कि केराटिन हो गया बेटा, हमने कल ही किया था। केराटिन किस में यूज़ होगा, हेयर फॉर्मेशन में। और जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स, लिखने पे नहीं बेटा, बोलने पे भी ध्यान देना है मेरे, फिंगर नेल्स पे क्या होते हैं, वो यूज़ होते हैं। दूसरा हमने कोलेजन पढ़ा था कल। कोलेजन किस में, बोन्स एंड कार्टिलेज की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो यह क्या है, इसका स्ट्रक्चरल मटेरियल्स का ऐसा ये काम करता है। दूसरा दूसरा करेगा ट्रांसपोर्ट मटेरियल का। ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स मतलब ये मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, जैसे कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर है, सपोज ऑक्सीजन होगी, फैटी एसिड हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, तो ये सब प्रोटीन्स क्या करते हैं, उन सबको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, जो ऑक्सीजन है उसको खुद में डिसॉल्व करके सारे ब्लड के अंदर, सारी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है जी, बिकॉज हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, इसके अंदर ब्लड के अंदर। और ऑक्सीजन क्या कर लेगा, ये खुद के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेगा। और हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड कहाँ है बेटा, हमारी सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो उसी तरह से इसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी बेटा, सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। एंजाइम्स, एंजाइम्स वैडे हमारे से सिलेबस से कट चुके, लेकिन मैंने इसका एग्जाम्पल्स पढ़े थे बेटे पहले भी, जब हमने 5th चैप्टर किया था। वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस ये करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस इज अ, लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा, आपका एक एंजाइम ही है ना, उसने क्या किया, मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया। तो दिस इज द बायोलॉजिकल फंक्शंस, इनके क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। सुक्रोज को माल्टोज और लैक्ट में चेंज कर देता है बेटा, वो भी आपका क्या है, एक एंजाइम ही तो है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल है। दूसरा मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स क्या होंगे बेटा, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है बेटा, कि जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, उसको ये रेगुलेट करता है, उसको ये बना के रखता है कि उसके जो लेवल है पैनक्रियाज के अंदर। जो इंसुलिन कहाँ होता है बेटा, पैनक्रियाज के अंदर होता है। ठीक है, जो अग्नाशय हमारा उसके अंदर होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और एक बात और बता दो इंसुलिन के बारे में आपको, इंसुलिन ही आपका एक ऐसा प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन्स जो ओनली 51
अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि जब 100 या 100 से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोई भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन इंसुलिन इज़ द ओनली प्रोटीन विच कंसिस्ट ओनली 51 अमीनो एसिड। ठीक है जी, 2 चेनें होती हैं इसके अंदर, एक 21 अमीनो एसिड की, एक 30 अमीनो एसिड की। वो आपस में उनके बीच में क्या होती है, डाइसल्फाइड क्या होती है, लिंकेज हो जाती है। इस वजह से क्या बनता है आपका एक अमीनो एसिड बनता है। बिकॉज मैंने बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पहले, तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कन्वर्ट होगी तो क्या बनेगा आपके पास, प्रोटीन्स बनता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन 21 अमीनो एसिड की, एक 30 की है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाती है। इस वजह से क्या मिलता है, हमें इंसुलिन मिलता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल आप दे सकते हो कि एंटीबॉडीज़ का ये काम करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, हमारी बॉडी को डिफाइन करते हैं किसी भी फॉरेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो करते कैसे बेटा, एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं ये। कैसे कि सपोज कोई भी हमारे पास फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, फॉरेन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, कोई भी वायरस आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो जब हमारी बॉडीज़ के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर ये एंटर करते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसको बोलते हैं एंटीजेंस। क्या बोलते हैं, एंटीजेंस जिसको बोलते हैं बेटे हम। ठीक है, तो एंटीजेंस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजेंस गया ब्लड के अंदर, तो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगे, एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज़। ठीक है जी, और ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब ये हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और कोई भी डिसीज़ जो इसके कारण हमें होनी थी वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यानी कि क्या काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने का काम करते हैं। एज अ एंटीबॉडीज़ ये काम करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनके बायोलॉजिकल फंक्शन के, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोटीन्स के हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, उसके बाद एंजाइम्स हमारा ख़त्म होता है। जो एंजाइम्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक और बात, जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो विटामिन्स दे रखे हैं आपको, उसका कोई भी किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन उसकी आपके पास गिवन है, उसके फंक्शंस आपके पास गिवन है, तो वो आपको गिवन नहीं है, आपके सिलेबस से कट चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा बेटा कि आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है विटामिन्स को लेके, उसमें 9, 10, 11 तरह के आपके पास विटामिन प्रेजेंट हैं। तो बेटा आपको उन्हें रीड करना है। ठीक है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से वो मिल सकते हैं आपको, क्या क्या, अगर वो ना हो तो क्या क्या डिसीज़ उनके कारण हो सकते हैं, कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है। जैसे विटामिन ए है, वो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, बेटा फिश खा लो, लीवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क, इन सब से हमें विटामिन ए मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह से विटामिन सी होता है बेटा, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन सी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट आपके होते हैं, खट्टे फ्रूट, लेमन हो गया, नींबू हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनसे मिल सकता है आपके पास। आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी मिल सकता है। ये इसके सोर्स हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है बेटा, जैसे कि स्कर्वी, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े हैं उनसे खून आना, वो किस वजह से होता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, और बताऊँ अगर मैं। ठीक है, तो विटामिन की आपको सिर्फ ये टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दिस इज न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम कवर करेंगे आज। देन आवर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो बेटा हमारा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं बेटा, जैसे कि हम बोल देते हैं कि हम हमारे अनसेस्टर से मिलते हैं, या हम किसी अपने पापा से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं, या फिर किसी चाची से, नाना से, फूफा से, बुआ से, किसी भी मिलते हैं। हमारी जो रिसेम्बलेंस है वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, होता क्या है कि बेटा हमारे पास एक सेल होती है। ठीक है, दिस इज़ अ सेल, उसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ही आपका क्या होता है, इस रिसेम्बल्स के लिए जिम्मेवार होता है। जैसे कि न्यूक्लियस कैसे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। और जो ये क्रोमोसोम है ये किस किस से, ये प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यही न्यूक्लिक एसिड है जो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस एसिड क्या होता है बेटा, 2 तरह का, तो डीएनए और एक आरएनए। यही आपके पास जो डीएनए आरएनए, यही क्या है बेटा, रिसेम्बलेंस का रीज़न होते हैं। दोबारा समझे बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही रीज़न है
किसका, कि जो हम रिसेंबल करते हैं किसी से, हमारे किसी भी एंसेस्टर से, ठीक है। जैसे कि हम अपने फादर से शक्ल मिलती है, हमारी मदर से मिलती है, या किसी भी बुआ से, चाचा से, नाना से, फूफा से, जिससे भी मिलती है, उसका रीज़न क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे, बिकॉज सेल हमारे पास क्या होती है, सेल डेवलप होती है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, दैट इज़ द रीज़न। और न्यूक्लियस क्यों रीज़न है, बिकॉज न्यूक्लियस आपका मिलकर बना है क्रोमोसोम से, यानी कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से। और न्यूक्लिक एसिड है जो, वो रिस्पॉन्सिबल है आपका किसके लिए, इस रिसेम्बलेंस के लिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटरी इफेक्ट जिसको हम बोल देते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, इस न्यूक्लिक एसिड की वजह से। और यानी कि ये दो तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड भी, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये समझ में आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, किससे, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रोटीन की फॉर्मेशन की थी, ठीक है। एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड से आगे हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। कैसे बनती थी, एमिनो एसिड होता था हमारे पास, उससे पेप्टाइड बनते थे, फिर पॉलीपेप्टाइड बनते थे, उस पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता था, प्रोटीन बनता था। सिमिलरली यहाँ पे है कि न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड से आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ठीक है, और वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। और एक्चुअली जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किससे बनता है, इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड से ये बनता है आपके पास, यानी कि पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, और फिर न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बनता है। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड है, अब ये बनेगा कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बेटा ये वीडियो मैं बड़ी आराम से बना रहा हूँ। फर्स्टली मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, दूसरा बेटे कि ताकि टॉपिक आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास, वो तीन तरह की चीज़ों से बनता है, तीन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है उसकी, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसको ये समझ में आ गया बेटा उसको सारी बॉन्डिंग भी आगे समझ में आएगी, किस तरह से इनकी बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। तो फर्स्ट से आपके पास बेटा पेंटोज शुगर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है। ये आपके पास दो तरह की होती है, एक तो होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव। तीसरी होती है बेटा आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस, जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं वो बेस, उनको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। इन तीन चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनेगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अब वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करता हूँ कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात आती है राइबोज की या फिर डीऑक्सी राइबोज की। तो पहले मैं राइबोज को डिस्कस करता हूँ। राइबोज क्या होता है बेटा, राइबोज आपका सिमिलर है, किसके सिमिलर है, जैसे आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, किसकी बनाई थी, ग्लूकोज की। कैसे, ग्लूकोज में हम 6 कार्बन लेते थे, क्या लेते थे, 6 कार्बन। इसके अंदर हम लेते हैं बेटा कितने कार्बन, सिर्फ 5 कार्बन। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट पे क्या लगा रखा आपने, फर्स्ट पे लगा आपके पास CHO ग्रुप, कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जितने भी OH हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है बेटा, राइट साइड में है, कहाँ पे है, ऐसे राइट साइड में, और लास्ट में क्या है, CH2OH, ठीक है। ये राइबोज की सिंगल स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। तो होगा क्या यहाँ पे भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इसकी क्या बनती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। किस तरह से बनेगी अभी सीख ले बेटा, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े वीडियो आपको। जहाँ पे बेटा लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हमें पता था बेटा दिस इज एनोमेरिक कार्बन, क्या बोलते थे इसको, एनोमेरिक कार्बन। और दो स्ट्रक्चर आपके पास बनती थी, एक बनती थी अल्फा और एक बनती थी बीटा। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। किस तरह से बनेगी, यहाँ पे OH है, जो OH बनेगा एक बार तो यहाँ पे आ सकता है और एक बार
लेफ्ट में आ सकता है, यही होता है ना आपके पास। तो यहाँ पे OH बाकी सारे एज इट इज़ रहेंगे, और ये किसके थ्रू जुड़ गया बेटा, इस ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, और ये CH2OH आपका एज इट इज़ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसमें भी यही होगा आपके पास, इस ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, तो दिस इज़ OH H OH H H, और यहाँ पे CH2। तो ये आपके पास बन गया अल्फ़ा राइबोस, और ये बन गया बीटा राइबोस। क्या बन गया, और डी राइबोस रहेंगे, अल्फ़ा डी राइबोस। ठीक है जी, एक मिनट सुनो, इसको अल्फ़ा ही लिख लो अभी। ये अल्फ़ा स्ट्रक्चर बन गया, बीटा बन गई। अल्फ़ा कौन सी होती है, इसमें OH ग्रुप राइट साइड में हो, और बीटा कौन सी होती है, जिसके अंदर OH लेफ्ट साइड में हो। क्लियर, क्लियर बेटा। और ये स्ट्रक्चर कौन सी, यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, ये OH कहाँ पे है, राइट में। तो आपके लिए किसके होता है, D और कैपिटल L के लिए होता है यहाँ। तो आपके पास क्या है, D। अब जो हमारे पास ये शुगर है, जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, ये क्या रहेगी आपके पास, बीटा स्ट्रक्चर इसके हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी, इसकी बीटा राइबोज। यानी कि ये आपके पास कौन सा बेटा, ये आपके पास है बीटा डी राइबोज। ठीक है, बीटा डी राइबोज है ये आपके पास। क्लियर। तो ये तो आपका था राइबोज। ठीक है, इसी तरह से डीऑक्सी राइबोज है। राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। किसका, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे जो OH है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपल H लिख देंगे। यानी कि किस तरह से, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, CHOH 3 4 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों तरफ H आपके प्रेजेंट रहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस। को लिखते कैसे बेटा, सेम आपके पास लिखने का फॉर्मूला है। यहाँ पे लिख देंगे बीटा डी, और कौन सा कार्बन है ये, सेकंड कार्बन, तो इसको बोलते हैं बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस। तो आई होप ये फंडा आपको क्लियर है राइबोस का और डी राइबोस का। ठीक है, यही इसी तरह से ग्लूकोज की तरह यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा बनती है, लेकिन हमारे पास कौन सी, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें बीटा स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे बीटा और डी और एल कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी आएगा, बिकॉज राइट साइड में OH है आपका। तो ये बीटा डी राइबोज। और दूसरा डीऑक्सी राइबोज क्या है, जहाँ पे सेकंड और कार्बन है, उसके ऊपर जो OH था वो किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ H में चेंज हो जाएगा सिर्फ। उसको क्या बोल देंगे, बीटा डी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कार्बन कौन सा है, 2, तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये तो आपकी फिशर प्रोजेक्शन होगी, लेकिन आपको हॉवर्स प्रोजेक्शन भी बनानी है यहाँ पे। तो हॉवर्स प्रोजेक्शन आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी है। कितनी मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। तो आपको पता था 5 मेंबर रिंग में क्या होता था बेटा आपके पास, हाँ जी, फ्यूरानोज बनते थे आपके पास। क्या बनते थे, फ्यूरानोज। किस तरह के बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा सेंटर में, दिस वन दिस वन दिस, इस तरह से आपके पास क्या बनते थे, फ्यूरानोज बनते थे। तो मैं 2 बनाऊंगा बेटा यहाँ पे, एक राइबोज के लिए, एक अल्फा डी राइबोज के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे बना आपके पास 5 बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही रहेंगे बेटा। अब आपको मैंने बताया था कि जो राइट में होता है उसको आप कहाँ पे लिखते हो, डाउन साइड लिखते हो। कहाँ लिखते हो, बॉन्ड के डाउन साइड। तो पहले मैं बनाता हूँ किसके लिए, राइबोज के लिए। इस राइबोज के लिए बीटा लिखते हो, कहाँ लिखते हो, बॉन्ड के डाउन साइड। तो पहले मैं बनाता हूँ किसके लिए, राइबोज के लिए, इस राइबोज के लिए, बीटा डी राइबोज के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, H नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे H कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। OH कहाँ पे रहेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे OH कहाँ है, राइट में है, तो नीचे की तरफ दोनों में। और ऊपर वाला कौन रहेगा, H रहेगा। थर्ड बॉन्ड आता है बेटा ये वाला, इस कार्बन के लिए। अब ये क्या है, CH2H, तो बड़ा ग्रुप है, ये कहाँ पे रहेगा बेटा, ऊपर की तरफ रहेगा। और ये क्या बन गया, H। तो यहाँ पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई बेटा, बीटा डी राइबोज की। इसी तरह से हम किसकी बना देते हैं, हम बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज की सेम स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे, यहाँ पे H ऊपर है, साइड राइट में है, हाँ जी, H कहाँ पे, राइट में है, तो नीचे की तरफ आएगा। और OH कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे दोनों क्या है, HH है, तो दिस इज HH। यहाँ पे OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा, बिकॉज OH राइट में है। तो यहाँ पे CH2OH आपका ऊपर, और यहाँ पे नीचे कौन है, H। तो ये तो बन गया आपका बीटा डी राइबोज। और ये आपके पास बन गया बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। और पेंटोस शुगर बोला था बिकॉज यहाँ पे 5 मेंबर रिंग आपके पास फॉर्म हो रही है। तो
राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है? दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यही है बेटा। इनकी नंबरिंग भी याद रखना। तो यहाँ पे जो सेकंड है वहाँ पे ऊपर ओ एच है और नीचे ओ एच है, ऊपर एच है नीचे ओ एच है, लेकिन इस केस में क्या है, डीऑक्सी वाले में दोनों तरफ क्या आपके पास एच एच मोन है, सिर्फ इसी का डिफरेंस है। तो ये तो आपके पास मैंने समझा दिया कि पेंटोज शुगर क्या थी। दूसरा बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, उसके डेरिवेटिव की। बेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ये होता है आपका H3PO4। क्या होता है? H3PO4। क्लियर? तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या रहता है? सेंट्रल में एटम। तो क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। दिस इज OH, OH और OH, ये आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर है। तो हमें बात करनी है इसके डेरिवेटिव्स की। किसकी बात? डेरिवेटिव्स की बात। फॉस्फोरिक एसिड ऑफ के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे बेटा? डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? जब हमारे पास यहाँ 3 एच हैं, जब हम एक एच को रोटेट किया, मैंने रिप्लेस कर दिया इस एच को किससे? आर से, तो मेरे पास किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी बेटा? यहाँ पे बनेगी पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और यहाँ पे ओ आर। तो ये मेरे पास क्या बन गया? डेरिवेटिव। यानी कि जो एच यहाँ पे प्रेजेंट है उसको आप किसी भी एल्काइल ग्रुप से क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या बनेगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। अगर आपने एक किया तो उसको क्या बोल देंगे? मोनो बेसिक, मोनो डेरिवेटिव बन गया। ठीक है जी, उसको बोल देंगे मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपने दो रिप्लेस कर दिया उसको क्या बोल देंगे? डाईफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल देंगे? डाईफॉस्फोरिक एसिड। और जब 3 कर दोगे तीनों तो उसको बोल देंगे ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड आया था, आपको ये अच्छे से क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जो लास्ट है, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेसिस। क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। 3 है नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर क्या होगा? आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड आपके पास बनेंगे। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर कार्बन भी और साथ में एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन भी आएगा, उसको क्या बोल देंगे? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस ये आपके पास होते हैं। ठीक है जी, तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं प्यूराइंस, एक होते हैं पिरिमिडीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है टोटल आपके पास 5 आएंगे बेटा। क्या आएंगे? 5। और वो 5 के 5 इन स्ट्रक्चर से क्या करेंगे? इनकी स्ट्रक्चर से रिसेंबल होंगे। हम पढ़ेंगे प्यूराइंस, 2 स्ट्रक्चर होंगी जो आपकी प्यूराइन से मिलेंगी और 3 होंगी आपकी जो पिरिमिडीन से मिलेंगी, पिरिमिडीन से मिलेंगी। ठीक है, तो प्यूरिन से कौन कौन सी मिलेगी? तो बेटा प्यूरिन से मिलेगी आपकी, एक तो मिलेगी एडेनाइन, एडेनाइन। दूसरी आपकी मिलेगी बेटा यहाँ पे यूनाइन, एडेनाइन और यूनाइन। बाकी जो 3 है वो पिरिमिडीन से मिलेंगी। किससे मिलेंगी? पिरिमिडीन से। तो वो आपके पास कौन कौन सी होंगी? तो एक तो होगी बेटा थाइमाइन, दूसरा होगा यूरेसिल और तीसरा होगा साइटोसाइन। ये 3 है बेटा आपके पास। इन तीनों की स्ट्रक्चर आप बुक से देख लेना बेटा। ठीक है, क्या देख लेना? बुक से देख लेना। मैं फिर भी आपको एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो दोनों की मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा अभी। तो फर्स्ट में बनाने जा रहा हूँ एडेनाइन को। किसको? एडेनाइन को। ठीक है, तो ये मिलके इसकी स्ट्रक्चर है वो किससे मिलती है? प्यूरिन से मिलती है। किससे मिलती है? प्यूरिन से। अब मैं आपको प्यूरिन बता दूँ क्या होता है, पिरिमिडीन बता दूँ क्या होता है, उसके बाद आप रिसेंबल करना सीख जाओगे। तो प्यूरिन में कुछ नहीं होता बेटा, आपके पास एक रिंग होगी जैसे कि नाइट्रोजन है। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास एक हेक्सागोनल रिंग होगी, उसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये नाइट्रोजन बॉन्डेड हैं जो, ये क्या होंगे? इनकी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? ऐसे डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और बाकी पोजीशन में क्या रहेंगे? यहाँ पे सिंपली कार्बन आपके पास रहने वाले हैं। यानी कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो कार्बन की कुछ वैलेंसी जो हमें नहीं दिखा रही कि मैंने, वो किससे पूरी हो रही है? एच से पूरी हो रही है। तो एच को मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके बाद एक यहाँ पे पेंटागोनल रिंग और आपकी अटैच होगी ऐसे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? ऐसे डबल बॉन्ड। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनती है प्यूरिन की। किसकी बनती है? प्यूरिन की।
और पिरिमिडीन की क्या बनेगी, पिरिमिडीन की बेटा इससे भी ईजी है, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर इससे भी ईजी है। अगर मैं इस रिंग को उड़ा दूंगा तो मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर विल बी ऑफ पिरिमिडीन। अब ये कैसे बनती है बेटा, वो देखें आप। तो पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर अभी किस तरह से बनती है, देखो बेटा, इस रिंग को बनाना है मेरे को सिर्फ, तो दिस इज नाइट्रोजन, ऐसे दिस 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 एंड दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास स्ट्रक्चर बनाती है बेटा पिरिमिडीन की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जहाँ पे नाइट्रोजन को अपने 3 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और कार्बन को 4 वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, इन 3 पोजीशन पे कार्बन रहेगा। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर कार्बन यहाँ पे लगाता हूँ मैं, अगर यहाँ पे सपोज एक कार्बन है तो 1 2 3 कितने बॉन्ड बने थे, तो चौथा कौन होगा, हाइड्रोजन, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखता हूँ तो नाइट्रोजन के 2-3 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बनती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब जो आगे इनकी एडेनिन के गुनिन की स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी बेटा, इनसे ही रिसेंबल करेगी। जैसे मैं 1-2 स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, एडेनिन की दिखाता हूँ बना के। एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, बिल्कुल रिसेंबल करती है आपकी इससे, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा। यही भी बना देता हूँ बेटा मैं, यही भी बना दूंगा मैं। एडेनिन में क्या होगा कि जो ये आपका ग्रुप है यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक NH2 ग्रुप लग जाएगा। दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, एडेनिन की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको ग्यूनाइन की बना के दिखा देता हूँ बेटा, उसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं जो आपको करने आने चाहिए, ठीक है। अब ग्यूनाइन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रक्चर बनेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या रहेगा, चेंज रहेगा। अब वो चेंज कैसे रहेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है बेटा वो देखो, सेम रिंग बनेगी पहले आपकी, यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिस 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 दिस, इस तरह से यहाँ पे भी नाइट्रोजन रहेगा, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा। अब होगा क्या, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 था, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब इस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा नहीं उसको, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर क्या बनेगा बेटा, यहाँ कार्बन था वो डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ ऑक्सीजन से। किससे बना लेगा, ऑक्सीजन से। अब यहाँ नाइट्रोजन है, इसके कितने बॉन्ड बने हैं, 2, तो तीसरा कौन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनती है ग्यूनाइन की। किसकी बनती है, ग्यूनाइन की। इसी तरह से आपकी 3 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बेटा, थाइमाइन की भी, यूरेसिल की भी, और गाइटोसिन की भी, ठीक है। किसकी, साइटोसिन की भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज इसी तरह से है, ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा पहले क्या बनेंगे, पहले आपको बनेंगे न्यूक्लियोसाइड, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो आपकी हैं, तो 3 चीज़ें हैं, एक तो शुगर है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड है, तीसरा जो बेस है, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसकी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड सॉरी, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया किससे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड से। किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। जो बेटा आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, जब ये तीनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये कैसे बनते हैं, जब आप शुगर और बेस को मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, तब आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, आपके पास फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोसाइड्स की, ठीक है जी। अब ये बनेगा कैसे वो देख लेते हैं बेटा। न्यूक्लियोसाइड में क्या करेंगे, अब न्यूक्लियोसाइड्स आपके 2 तरह के बनेंगे, एक तो बनेगा राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और एक बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। एक तो बनेगा राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और एक बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके बनेंगे ये। तो अब यह मैं आपको फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, जिसके अंदर राइबोज प्रेजेंट है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, जो जिसके अंदर डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है उसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वो फॉर्म करेगा। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, देखो, एक तो आपको मिलाना है शुगर और एक आपको मिलाने हैं बेस, ठीक है जी।
तो शुगर में लेके चलता हूँ राइबोज। अब हमें पता है बेटा 5 तरह के हमारे पास क्या हैं बेस। कितनी तरह के बेस हैं? 5 तरह के। तो आपको उनके नाम भी याद होने चाहिए। एक होता है आपका एडेनिन, एडेनिन। दूसरा कौन सा था बेटा? यूनाइन, यूनाइन था। थर्ड कौन सा था? साइटोसिन था। फोर्थ कौन सा था? यूरेसिल था। फिफ्थ कौन सा था? थाइमाइन था। इनके सिंबल होते हैं, इसको ए से करते हैं एडेनिन को, एडेनिन को ए से, यूनाइन को जी से, साइटोसाइन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमाइन को टी से। ठीक है। और जब ये न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, तो उनके नाम भी फिक्स है बेटा कि जब ए से मिलके बना शुगर जो भी हो ए से मिलके बना तो एडेनाइन बनेगा। ठीक है। इनके नाम यूनाइन, यूनोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए से बनेगा एडेनोसाइन, जी से बनेगा यूनोसाइन, सी से क्या बनेगा? सी से बनेगा बेटा साइटिडीन। क्या बनेगा? साइटिन। साइटोसाइन था हमारे पास, साइटोसाइन था तो साइटिडीन, यानी कि डीन आपस में लास्ट में जुड़ जाएगा। जो आपके पास एडिनाइन था, एडिनाइन, उससे बनेगा एडिनोसाइन। क्या बनेगा? एडिनोसाइन। जो ग्यूनाइन था उससे क्या बनेगा? ग्यूनोसाइन बनेगा। साइटोसाइन था उससे बनेगा साइटिडाइन। क्या बनेगा? साइटिडाइन। जो यूरेसिल है, यूरेसिल से क्या बनेगा? यूरिडाइन बनेगा। और थाइमाइन उससे क्या बनेगा? थाइमिडाइन बनेगा। क्या बनेगा? थाइमिडाइन। उसके आगे हम उसका नाम ऐड कर सकते हैं जो भी हमें बनाना है। ठीक है। ऑक्सी से बना तो ऑक्सीथाइमिडाइन, ऑक्सीथाइमिडाइन। अगर डी से बना तो डी ऑक्सी थाइमिडाइन। तो इस तरह से हमें क्या करनी है? नेमिंग करनी है। तो आपको करके कहा तो बेटा शुगर और राइबोज कैसे मिलेंगे। तो हमने एक शुगर ली बेटा, कौन सी? राइबोज। क्या ली हमने? राइबोज। पहले हम आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आरएनए की। तो कैसे बनेगा? हमने लिए एक राइबोज। राइबोज किस तरह की होती है बेटा? देखो यहाँ पे ओ लगा मिलेगा आपको, एक क्या लगा मिलेगा? ओ लगा मिलेगा। यहाँ पे ये बन गया आपकी। बिल्कुल एक टाइम में समझाऊंगा आपको, उसी में समझ आ जाएगा बेटा। नहीं आया तो उसको वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये मेरे पास राइबोज बन गया। अब राइबोज कौन सा चाहिए मेरे को? राइबोज, ना कि डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज में क्या होता है बेटा? यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, सॉरी यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच रहेगा। उसके बाद एच ओ एच और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे एच। ध्यान रखना अब कैसे करूँगा बेटा मैं। ये आपके पास क्या है? राइबोज है। क्या है? राइबोज, बीटा राइबोज, बीटा डी राइबोज। अब मेरे को करना क्या है? इसकी एक बेस से रिएक्शन करवानी है। किससे? बेस से। अब बेस में कौन सा लेके चलूँ बेटा? यहाँ पे वो बता दो मेरे को। सपोज मैंने एडेनिन ले लिया। क्या ले लिया? एडेनिन। अब एडेनिन किस तरह का होता है बेटा? तो एडेनिन के सेक्शन में आ रहा हूँ बेटा, या आप किसी भी बेस को लेके चल सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है बेटा कि आपको यही बेस लेके चलना है। जो आपका दिल करे आप उस बेस को लेके चल सकते हो। 5 के 5 ऐसे बेस में से आप किसी भी बेस को यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। तो एडेनिन का बनाता हूँ बेटा स्ट्रक्चर में। एडेनिन की स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी? यहाँ पे एन, दिस, 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 दिस। यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ N है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है। ठीक है जी। और आपस में ऐसे कनेक्ट है। अब एक बात सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 2 बॉन्ड है वहाँ पे H प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड में, यानी कि यहाँ पे एक H प्रेजेंट है। ऐसे क्या प्रेजेंट है? H आपका प्रेजेंट है। तो ये ले लिया मैंने राइबोज और ये लिया मैंने एडेनाइन। क्या ले लिया? एडेनाइन। तो आपके पास बनेगा क्या यहाँ से बेटा? आपके पास बनेगा ऑक्सी एडिनोसाइन। क्या बनेगा? ऑक्सी एडिनोसाइन। ऑक्सी बिकॉज राइबोज लिया है, सॉरी यहाँ पे बनेगा सिंपल ऑक्सी, हाँ ऑक्सी, ऑक्सी उसके बाद एडिनोसाइन। दोनों को आपको ऐड कर देना है। ए के लिए क्या है? एडिनोसाइन का मतलब एडिनोसाइन आपको ऐड करना है। तो ऑक्सी एडिनोसाइन आपके पास बनेगा। कैसे बनेगा? अब यहाँ से देखो बेटा, इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, इसका जो फर्स्ट कार्बन है और यहाँ से H है, इनके बीच में क्या होगा? आपस में यहाँ से बॉन्डिंग हो जाएगी और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। समझे बात को? यहाँ पे लिंकेज इसी हिसाब से होनी है बेटा कि जो फर्स्ट कार्बन के पास OH है, उसका जो OH है वो उसके NH से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा? आपका बाहर हो जाएगा।
ठीक है जी। और आपके पास किस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे आपके पास, देख लेते हैं उसको। एन, ठीक है जी। जल्दी जल्दी में कोई बॉन्ड बेटा रह जाए उसको देखना मत, आप स्ट्रक्चर देखना। उसके बाद नीचे पेंटोज बना हुआ मेरे पास, पेंटोज किस तरह से है, ठीक है जी, ये बन गया। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी, ऐसे बॉन्डिंग हो गई थी। तो यही आपके पास क्या बन गया बेटा, यही आपके पास बन गया ऑक्सी एडिनोसाइन। क्या बन गया, ऑक्सी एडिनोसाइन। क्लियर बेटा। तो ये सिंपल सी आपके पास स्ट्रक्चर है किसकी, ऑक्सी एडिनोसाइन की, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब यही न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, ये जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है उससे क्या करेगा, जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। उससे रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड की ये फॉर्मेशन वहाँ पे करेगा, ठीक है जी। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे गलत बना दी, मतलब स्ट्रक्चर सही है, प्लेस गलत ले लिया मैंने। अगर वो प्लेस होता तो इसी के अंदर आपकी स्ट्रक्चर बन जानी थी। तो ये आपके पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सी एडिनोसाइन बना है। अगर यहाँ पे आपने डीऑक्सीराइबोज लिया होता, मतलब फ़र्क किस चीज़ का था, यहाँ एक एच आना था, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आपके पास होती है फॉर्मेशन डीऑक्सी एडिनोसाइन की आपके पास फॉर्मेशन होती। तो ये सिंपल सी आपकी क्या है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा उसको देख ले बेटा। बड़ा ही सिंपल सा वे है। तो पहले तो आपको यही बनाना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो बस मैं एक काम करूँगा बेटा अब यहाँ पे कि जो ये बेस मैंने अटैच किया ना, तो मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऐसे बेस बना के दिखा दूंगा, देखो कैसे, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपको भी ऐसे ही करना होता है, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या था, एक पेंटोस था पहले, तो दिस कुछ इस तरह से था। यहाँ पे HOH है, यहाँ पे H है, नीचे HOH है, ठीक है जी। अब यहाँ पे H है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक बेस लगा दिया, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब तीसरी रिएक्शन किससे करनी है, तीसरी करनी है मेरे को फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव से। तो मैंने आपको बताया था किस फॉर्म का था, तो मैं कैसे लेके चलूँगा उसको, P डबल बॉन्ड O। मैंने क्या किया, जितने भी एच थे सारे वहाँ पे निकाल दिए, तो मेरे पास O किस फॉर्म में प्रेजेंट है, O नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। उसको मैंने OH यहाँ से चलो एक लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है आपका, CH2OH, CH2OH। मैंने उसको इस तरह से दिखा दिया, समझ रहे हो बात को। यहाँ से मैंने H रिलीज कर दिया, बिकॉज ये आपके फर्दर बॉन्डिंग में मिलेंगे आपको, तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको आप H ऐसे और एक्टिव लेके चलोगे। यहाँ पे OH को ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे CH2 तो मैंने यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग दिखा दी। अब होगा क्या, ये भी दोनों कंबाइन करेंगे और यहाँ से भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो ये आपकी फॉर्मेशन यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगी कि आपके पास यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, HOH, HOH, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है, और लिंकेज किससे होगी इनकी, O के थ्रू लिंकेज होगी। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, आपका पोली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोली न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियोटाइड बनेगा आपके पास। ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। और इसी को क्या बोलते हैं, जब ये ज़्यादा कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास RNA की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, एक बात और देखे बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन किस हिसाब से हुई कि जो यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन था ना, जो फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन था, ये वाला यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये फिफ्थ कार्बन क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना बेटा, कौन सा कार्बन आपको लिंक करना है। जब आपने बेस से लिंकेज की तो फर्स्ट कार्बन को लिंक करवाया, जब आपने फॉस्फोरिक एसिड से लिंकेज की तो आपने किसको करवाया, फिफ्थ कार्बन को लिंक करवाया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई है। ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। जब डबल मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाए, जब आपका डबल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा बेटा, जब आपको डाइन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो उस केस में क्या होगा, याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ बेटा। इस बेस लगा यहाँ पे H लगा है, HOH, HOH, यहाँ पे H है,
यहाँ पे H है, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन है, CH2OH है, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन कैसे होंगे बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे कि एक का तो थर्ड, ठीक है जी। यहाँ CH2H था तो इसी तरह का मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो किस तरह का बनेगा बेटा, यहाँ पे O से जुड़ा है, ठीक है जी। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे दो न्यूक्लियोटाइड बेटा, देखो यहाँ पे मैं OH ले लेता हूँ या O नेगेटिव, ठीक है जी। या फिर यहाँ पे OH ले लिया, ये दोनों O नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है आपके, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O है, तो मैंने इसीलिए आपको O नेगेटिव ले रखा है बेटा पहले वहाँ पे, तो क्यों मेरे को पता है कि बॉन्डिंग में O नेगेटिव ही रहेंगे, ये O नेगेटिव है। तो यहाँ पे होगा क्या, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे बेटा, एक का तो थर्ड कार्बन, एक का कार्बन थर्ड और एक का कार्बन फिफ्थ आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखो बेटा, ये फिफ्थ कार्बन है आपका, ये कार्बन फिफ्थ है, इसके ऊपर ये OH लगा है ना, और ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कार्बन है। तो एक का तो फिफ्थ कार्बन और एक का थर्ड कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से OH है बेटा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा ऐसे, और आपस में क्या हो जाएगी यहाँ पे बॉन्डिंग। तो इस तरह से क्या बन गया, आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड आपके अटैच हो गए हैं। इसी को बोलते हैं क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी। और इसी तरह के, जब इसी तरह के आपके पास ऐसे चेन बनती रहेगी तो उसी चेन को हम क्या बोल देंगे, उसी चेन को हम बोल देंगे क्या बेटा, RNA। क्या बोल देंगे, RNA, ठीक है जी। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर आपके पास थी, क्या थी, सिंपल सी स्ट्रक्चर आपके पास थी, ये आपको आनी चाहिए। तो इसी तरह की जब आपके पास चेन बन जाएगी तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब और ज़्यादा अमाउंट में आपके पास ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके पास RNA की फॉर्मेशन होगी। वो अभी बताऊंगा आपको कैसे होगी फॉर्मेशन वो, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऐसे एक सिंगल चेन ऐसे बन सकती है जहाँ पे आपके पास शुगर 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 ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सी बॉन्डिंग हुई, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है जी। ये आपके पास बॉन्ड बन गया। इसी तरह से आपके पास क्या बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। और आगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे आपके पास किसकी बेटा, RNA की। इसी तरह से आपके पास DNA की है। DNA की फॉर्मेशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपको H लगा देना है। क्या लगा देना है, H। तो आपके पास क्या बन जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और सीख लो मेरे से, क्या बेटा, कि जब भी आपने यहाँ पे फॉर्मेशन की थी, जब आपने फॉस्फोरिक एसिड था ना बेटा यहाँ पे, वो आपने फिफ्थ कार्बन पे जोड़ा है। जब RNA की फॉर्मेशन करते हो तो आपको फिफ्थ कार्बन पे अटैच करना है फॉस्फोरिक एसिड को। जब DNA करोगे ना तो आपके पास आपको थर्ड कार्बन पे अटैच करना है। ये मेजर डिफरेंस है फॉस्फोरिक एसिड को। यहाँ पे 5 पे लगाया है, यहाँ पे 3 पे लगा देना। जिससे हम स्ट्रक्चर बनेगी ना, जब डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा उस टाइम पे अगेन आपके पास स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बना के दिखानी नहीं, आपको सिर्फ आप बेस दिखा देना, यहाँ पे एसिड दिख जाएगा, आपका ऐसे फॉर्मेशन होगी, क्लियर। तो यहाँ पे के बजाय आपको इस थर्ड कार्बन पे लगाना, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, DNA की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे क्या लगाना है, OH की जगह H, तो बन जाएगा बेटा। उसी तरह से क्या रहेगा, इसी तरह से आपके पास स्ट्रक्चर किसकी बनेगी, DNA की बनेगी। तो यहाँ पे इसकी चेन बनी है इसी तरह, ठीक है बेटा। तो हम इसी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो DNA के केस में है, जो DNA केस में जो ये आपने एसिड अटैच किए, कहाँ पे करोगे, थर्ड पोजीशन पे करोगे, ठीक है जी। और जब लिंकेज आप करोगे दो पेप्टाइड्स की तो उस टाइम क्या होगा, इसका थर्ड कार्बन और उसका फिफ्थ कार्बन आपके पास यूज़ हो जाएगा, यानी कि इसका ऑपोजिट केस। ऐसे यहाँ पे फिफ्थ है और यहाँ पे इसका थर्ड ऐसे यूज़ हुआ है, इसका थर्ड है, पहले वाले का फिफ्थ है। सिमिलरली इस दूसरे केस में, DNA केस में, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड कार्बन और उसका फिफ्थ कार्बन ऐसे ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती हैं, तो DNA हो गया या RNA हो गया। दोनों की स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दो दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, जब आप इसी को सिंपल सीधा चेन में कनेक्ट कर दोगे, सिंपल चेन स्ट्रक्चर जो बनती है, लाइक A B से अटैच, फिर C से, फिर D से, फिर C एंड सो ऑन, तो आपके पास ये क्या बनेगी, आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो पहले मैं बात करूँ DNA की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बनेगी। सेकेंडरी कैसे बनेगी, सेकेंडरी इसकी बनेगी कॉइल्ड स्ट्रक्चर,
हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन कौन सी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगी। कौन सी? डबल हेलिक्स। जब सिंगल हेलिक्स हम बनाते थे कुछ इस तरह से बनाते थे बेटा, सिंगल हेलिक्स था। डबल हेलिक्स में क्या हो जाएगा आपके पास? इस तरह से क्या बनेगा आपके पास? फॉर्मेशन होगी डबल हेलिक्स की। ये किसका केस है बेटा? ये आपके पास केस है किसका? डीएनए का। किसका? डीएनए का। ठीक है जी। और जब आप बात करोगे किसकी, यहाँ पे दो चेन्स हैं, आप देख सकते हो बेटा, दो चेन्स ऐसे आपस में मिक्स हुई पड़ी है, फोल्ड हुई पड़ी हैं। लेकिन जब आप बात करोगे आरएनए की, तो आरएनए में भी कुछ नहीं है बेटा, उसकी भी दो स्ट्रक्चर बनेगी। तो बनेगी प्राइमरी जो ऐसे बनी है, और एक बनेगी सेकेंडरी। लेकिन उसकी सेकेंडरी में क्या होगा? उसकी सेकेंडरी में बेटा हेलिक्स तो एक ही होगा। जो हेलिक्स होगा वो एक होगा, वही अपने आप को क्या करेगा? फोल्ड कर लेगा। ठीक है जी। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगी उसकी भी, हेलिक्स एक होगा लेकिन वही अपने आप को ऐसे फोल्ड करके रखेगा। तो आपके पास क्या बनेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है बेटा। उसके बाद जो मेन थिंग आती है, यहाँ पे आते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा कि डबल कैसे बनी है। अब यहाँ पे मैंने दो को कनेक्ट किया आपस में, दो पेप्टाइड को, ऐसे ही लंबी चैन बनेगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ओन एक्टिव खाली है, इसका भी ओन एक्टिव क्या है बेटा? खाली पड़ा है। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? ऐसे बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये भी है, दूसरा भी क्या बनता है? दूसरा भी बनता है जैसे कि यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है, तो बेस में क्या होता है बेटा? NH2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा? आपस में बॉन्डिंग करेगा, बेस के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करेंगे और क्या करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की वो क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, और उससे क्या बनेगा? आपका डीएनए और आरएनए बनेगा। ठीक है जी। तो ये था बेटा आपके पास टॉपिक। बता देता हूँ एक चीज़ बात हो, जैसे मैं पोर्शन लेके चलता हूँ, हेलिक्स की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ऐसे रेल की पटरी होती है ना, वैसी स्ट्रक्चर बनती है आपकी। मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बना दिया। ठीक है। रेल की पटरी होती है, तो ये आपके पास एक चेन है, ये एक चेन है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। और आप याद रखें बेटा कि जब भी डीएनए होगा, जब भी डीएनए का केस आएगा, तो हमें पता है बेटा, एक तो प्यूराइन होता है और पिरिमिडाइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर ए और जी दोनों क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, प्यूराइन। और जो बेसिस की बात कर रहे हैं हम, बेसिस जो दूसरे पिरिमिडीन है, उसमें से कौन कौन से रहेंगे बेटा? उसमें से टी और सी प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से? टी और सी प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि यहाँ पे सपोज ए प्रेजेंट आपके पास, यहाँ पे ए होगा। ठीक है। और इसकी बॉन्डिंग किससे होगी? यहाँ पे टी से इसकी बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरह से। सिमिलरली जो जी है उसकी बॉन्डिंग किससे होगी? सी से होगी। इस तरह से क्या रहेंगे? ये रहेंगे, और आपस में क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। यानी कि इससे ऊपर क्या रहेगा? टी, और इससे ऊपर ए, इससे नीचे सी, इससे नीचे जी। इस तरह से क्या रहेगी? इनकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग रहेगी, यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है जी। तो ये आपकी क्या हो रही है? बॉन्डिंग ए की, टी की और जी की और सी की आपस में बॉन्डिंग रहेगी। ये प्यूराइन है और ये पिरिमिडाइन है। जब मैं बात करता हूँ आरएनए की, वहाँ पे क्या होगा बेटा? वहाँ पे ए और जी तो रहेंगे, लेकिन टी के यहाँ कौन आ जाएगा? यू और सी एच टी। यानी कि ए में और यू में, जी में और सी में क्या होगी? आपकी बॉन्डिंग होगी। ठीक है जी। तो ये आपके आरएनए की बॉन्डिंग है किसके अंदर? तो आपके बेसिस हैं। यहाँ पे ए टी जी सी की बॉन्डिंग होगी, ए टी जी सी की, और यहाँ पे ए यू और जी सी का, आप इसको लिख सकते हो याद करने के लिए, ए टी जी सी, और यहाँ पे ए यू जी सी की बॉन्डिंग आपके पास रहती है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा आपके पास क्या था? स्ट्रक्चर थी आपके पास किसकी? डीएनए की और आरएनए की। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया बेटा, इससे ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मैंने बता दिया, अब आप बुक से पढ़ोगे, आपको बुक से सारा का सारा कुछ समझ में आएगा। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे प्रदीप्स पढ़ो। एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। प्रदीप में सभी को एक्सप्लेन करके दे रखा है। तो पहले मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। ठीक है जी। तो आपके पास डीएनए आर हो गया। अब इनके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बेटे फर्स्ट जो न्यूक्लियोसाइड के बायोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है? रेप्लिकेशन। क्या है? रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? सिंपल चीज़ है कि एक यूनिट जो आपके पास है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन कुछ नहीं है कि एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल आपका, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा? अपनी दो कॉपी, आइडेंटिकल कॉपीज क्या करेगा? फॉर्म करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एक डीएनए मिलकर दो डीएनए बना देगा, अपनी सेम कॉपी। यानी कि अपनी ही तरह की क्या करेगा? दो नई सेल प्रोड्यूस करेगा। यानी कि उसी सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर डेफिनेशन बताऊँ, द प्रोसेस बाय विच एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इट सेल्फ, को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसको बोल देते हैं सेल डिवीजन भी। क्या बोल देते हैं? सेल डिवीजन। और ये रेप्लिकेशन ही है जिसकी वजह से जो हेरेंट प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, वो आगे उसके
बच्चों में जल जाती है। ठीक है जी। तो यही डीएनए है, यहाँ पे 2 कॉपी बन के बेटा अभी आगे आगे पास हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होगी, जो प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए की, वो आगे फर्दर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन जनरेशन आपकी क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है। सेकंड क्या है इसका, सेकंड होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एक्चुअली डीएनए नहीं, उसके अंदर आरएनए यूज होता है। जो आरएनए है वो आपको क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है जी। लेकिन डीएनए का क्या फंक्शन है, वहां पे डीएनए क्या करेगा, जो मैसेज कोड होना है कि हाँ वहाँ पे मैसेज जो कोड होगा सिंथेसिस के लिए प्रोटीन की, वो डीएनए में कोड होता है। समझे दोबारा, 2 फंक्शन है, एक तो रेस्पिरेशन है और एक प्रोटीन सिंथेसिस है। रेप्लिकेशन में क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होने कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होने पेरेंट्स की, वो कैसे होंगी, वो डीएनए के थ्रू होती हैं बेटा। ठीक है जी। डीएनए में क्या होगा, डीएनए खुद की एक क्या करता है, 2 कॉपी आपस में बनाता रहता है वो, जिससे उसकी जो एक सेल थी वो क्या बन गया, 2 आइडेंटिकल शेप सेल्स उसकी बन गई हैं। और यही सेल आगे ट्रांसफर होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक जो वो बनी रहती हैं। ठीक है जी। सेकंड सेकंड है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जो मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस के कोड का, जो कोडिंग होनी है इस मैसेज की कि हाँ प्रोटीन सिंथेसिस करो, वो कहाँ पे होगी, वो डीएनए में कोड होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या थे, इसके सारे फंक्शंस थे, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी किसकी बेटा, प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की डीएनए और आरएनए की। ठीक है। यानी कि डीएनए है जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स के थ्रू पहचान सकते हैं कोई आपको कि हाँ आपके पेरेंट्स कौन है कौन नहीं है। ठीक है, वो डीएनए है। क्लियर। अब इसके बीच लास्ट में आपको एक क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है डिफरेंस। क्या दे रखा है, डिफरेंस किसके बीच में, डीएनए के बीच में और आरएनए के बीच में। तो उसमें आपको क्या लिखना है, सिंपल सी मैं बोल देता हूँ, वही लिख रखा बेटा उन्होंने। ठीक है। तो पेज बेटा यही है मेरे पास, मेरे को पेज लेने के लिए उठना पड़ेगा दोबारा। तो इसमें समझ दो डीएनए और आरएनए में क्या है। डीएनए में फर्स्ट है डिफरेंस शुगर का। किसका डिफरेंस है, शुगर का। डीएनए के अंदर आपकी 2 डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है, लेकिन आरएनए में कौन सी है बेटा, सिंपल डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या है, डीएनए के अंदर लिंकेज किस किस की हुई है, तो वही बेस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो डीएनए के अंदर आपका ए टी जी सी ये बेस 4 प्रेजेंट है, जबकि आरएनए में आपके ए यू जी सी बेस प्रेजेंट है। क्लियर। तीसरी बात है, जो डीएनए है, डीएनए उसकी कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, उसकी है डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई थी। तो डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर उसकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है। कौन सी है, सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बताया था मतलब मैंने, जब 2 ऐसे ऐसे आपस में हेलिक्स बना रहे हैं और जब एक ही क्या कर रहा है, हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो डीएनए में डबल है और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो डीएनए है उसकी जगह क्या होती है बेटा, डीएनए आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और आरएनए आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, आरएनए प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म में। आई होप ये तो आपने 10th में भी रीड किया होगा बेटा कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत लार्ज होता है। साइज क्या होता है, लार्ज। और इसका साइज क्या होता है बेटे, स्मॉल होता है आरएनए का। ठीक है जी। उसके बाद जो डीएनए है, अब डीएनए किस लिए होता है बेटा, रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, मतलब सेल के डिवीजन, खुद को डिवाइड करता है और अपने जैसी कॉपीज ये प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। और ये किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। आरएनए क्या करता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। उसके बाद इसकी इसी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का क्या होता है बेटा, ये हेरिडिटरी इफेक्ट्स को ट्रांसमिशन करता है। यानी कि जो कंट्रोल किसको करता है, जो ट्रांसमिशन है हेरिडिटरी इफेक्ट है, जो हमारे हेरिडिटरी इफेक्ट है, मतलब हेरिडिटरी इफेक्ट है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उसके ट्रांसमिशन को कि कितने वहाँ पे जाने चाहिए, कितने नहीं जाने चाहिए। ठीक है जी। अब आपको पता है बेटा, आप अपने फादर के जैसे हो, जैसे, लेकिन फादर तो नहीं हो ना, सारी प्रॉपर्टीज तो आपके अंदर नहीं आई, कुछ ही प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको डीएनए कंट्रोल करता है। लेकिन आरएनए क्या करता है, आरएनए करता है बेटा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो इस प्रोटीन के वर्ड के साथ आपका जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स बेटा वो खत्म होता है। क्लियर। तो अब आपके पास टाइम है, 3 से 4 दिन मैं आपको दूंगा कि आप अच्छे से इस चैप्टर को 1 बाय 1 इसके जितने भी टॉपिक्स है उसको रिवाइज करें। ठीक है। इसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको रीड करने हैं एक बार। ठीक है जी। और अपना जो काम है ये चैप्टर सबमिट कर कंप्लीट करके मेरे को सबमिट करना है। क्लियर है बेटा।
तो आपके पास टाइम है 3 दिन 4 दिन या 5 दिन में आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको चैप्टर ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जितना आपके एनसीईआरटी में है उससे ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद ये चैप्टर आई होप आपका मेरे से भी अच्छा हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो जी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज करने हैं, आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं इसमें अंदर से। ठीक है, और क्वेश्चन इसके बड़े सिंपल से बेटा, आप देख लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप वन टाइम में ही कर दोगे इसके। ठीक है जी, तो कंप्लीट करो और इस चैप्टर का रिटर्न रिविजन वर्क भी अपना जो समरी आपको बनानी है वो भी कंप्लीट करें और मुझे सबमिट करें। थैंक यू।